हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर। और आज हम आपको स्वागत करता हूं आपका बच्चे ईएम वेव की दूसरी क्लास में। इससे पहली वाली क्लास में हम जाना था बच्चों अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट, इट्स सिग्निफिकेंस, इट्स प्रॉपर्टी, कैसे एम्पेयर लॉ हमारा इनवैलिड हो गया था और कैसे इसको कंसिस्टेंट बनाया गया बच्चे, और क्या होता है कंडक्शन करंट, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या होता है इनके बीच रिलेशन, और हमने एक दो क्वेश्चन भी इसके ऊपर देखे थे। And in today's class we will discuss about the source of electromagnetic wave, जो कि हमने पहले देखा था बच्चे क्या था, एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल था। तो उसको प्रूव किसने किया, उसको प्रूव किया बच्चे हर्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में, वो जानेंगे अभी हम। दैट इज द हर्ज एक्सपेरिमेंट। तो स्टार्ट ही करते हैं बच्चे हम लोग फ्रॉम हर्ज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री पढ़ने वाले हम बच्चों, कुछ हिस्ट्री जानने वाले हैं अबाउट हम ईएम वेव की। इसमें से पहला क्या हमारे पास है बच्चे, तो हर्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हर्ज एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे। अब इसमें कहा क्या गया बच्चों, देखिए, मैक्सवेल प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव, है ना, द सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ, हाँ, द एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव्स। ये मैक्सवेल प्रिडिक्ट कर लिया था बच्चे, किसमें, तो ईयर आपको याद नहीं करना, बट लाइक इन 1865 इसने ऐसा किया था। हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी बच्चे, हमें ईयर याद नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा उसने किया था। उसके बाद क्या हुआ, तो आफ्टर दैट जर्मन फिजिस्ट हेनरी हर्ज, हेनरिच हर्ज, ये आपका सक्सीड हुआ ये बताने में कि एग्जिस्ट, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया इसने बच्चे आपका, जो मैक्सवेल ने कहा तो थ्योरेटिकल प्रूफ था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया बच्चे इसने इस को, हर्ज ने किया था। ठीक है, तो इसका था क्या बच्चे एक्टिविटी, वो जानते हैं। देखिए, इन द ऑसिलेशन ऑफ, इन द ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट, याद है बच्चे आपको टॉपिक इन ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, एलसी ऑसिलेशन किस प्रकार से जो इंडक्टर कैपेसिटर जो हमारा फुल्ली चार्ज था, वो अपना चार्ज लॉस करता है इंडक्टर को, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी आती है, फिर वही एनर्जी किसमें ट्रांसमिट होता है बच्चे, कैपेसिटर में वापस ट्रांसमिट होती है, वापस कैपेसिटर में रिचार्ज होता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन रिचार्ज होता है बच्चे वो। ठीक है, ये हमने देखा था। तो इन दैट केस चार्ज इज ऑसिलेटिंग अक्रॉस द सर्किट, तो ऑब्वियसली वी विल गेट हियर, मतलब इन द एलसी ऑसिलेशन, इन द एलसी ऑसिलेशन चार्ज oscillate and which will give us oscillating non zero, मतलब which will give us continuous EM wave। और यही रीजन था कि वहां पे डैम्पिंग भी आया था बच्चों, ऐसी ऑसिलेशन के अंदर डैम्पिंग भी आया था। देयर वाज द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज एंड व्हिच वाज गिविंग EM वेव एंड देयर इज डैम्पिंग इन द ऑसिलेशन, जो हमने वहां पे बात भी की थी इस चीज की। ठीक है, ओके। अब हर्ज ने क्या करा बच्चे, उसने एक सिंपल सा सेटअप लिया। उसने क्या करा, यहाँ पे एक इंडक्शन कॉइल लिया, लाइक अ ट्रांसफॉर्मर यू कैन से, इंडक्शन कॉइल। ऑब्वियसली इसमें हमारा इनपुट पॉइंट होगा, यहाँ पे हमारे पास इनपुट पॉइंट था, यहाँ से हमें आउटपुट मिला था, दैट इज अ मैग्नीफाइड आउटपुट ऑब्वियसली। ओके, यहाँ पे हमारा एक मेटल प्लेट, यहाँ पे हमारा दूसरा मेटल प्लेट, ठीक है। इस डिस्टेंस को बोलेंगे इसको बोलेंगे हम S1, इसको बोलेंगे हम S2। ये मेटल प्लेट्स हमारे जस्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। एनोड का थोड़ा है बच्चे, हमारे इलेक्ट्रोड्स है ये, ओके। एंड ये मैं फिर से इसको लिख देता हूँ बच्चे, इट इज द इंडक्शन कॉइल, डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट इज द इंडक्शन कॉइल, लेट मी राइट इट हियर, इंडक्शन कॉइल, ओके।
अब इसके बाद उसने क्या किया था, यहां पे रखा एक छोटा सा डिटेक्टर, एक कॉइल सर्किट, जिसका दो एंड आपस में अटैच नहीं थे। इसका नाम रखा गया बच्चे आपका S1 डैश S2 डैश। ओके, और इसके अंदर ऑब्वियसली उसने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया इसके अंदर, उसने यहाँ कहीं पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब हुआ क्या बच्चे, देखो इस दो S1 S2 के अंदर इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया गया कि उससे यहाँ के एयर आयनाइज हो गए। एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट बच्चे, कि वो आयनाइज्ड करंट यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, और ये जो आपका S1 S2 डैश वाला पाथ है बच्चे, इसमें करंट मिलना स्टार्ट हो गया, जबकि ये तो कंडक्शन में था ही नहीं, तो यहां करंट मिलता कैसे। तो इस पाथ पे हमें करंट मिलना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब किसी भी तरीके से करंट यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है। किसने किया उसको ट्रांसफर, एंड दैट इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हर्ट्ज ने बताया। खैर, हम सभी पॉइंट्स को यहां पे लिखे, उसने क्या क्या बताया था बच्चे, लेट्स सी। तो ये जो मेटल प्लेट्स हैं यहाँ पे, वो बेसिकली ट्रांसमीटर होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करते हैं, दे आर ट्रांसमीटर, दे आर ट्रांसमीटर। तो हाउ दे वर्क, लेट अस सी दैट। ओके, सबसे पहले क्या है बच्चे, यहाँ पे इसे कुछ कंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज transmitter, and it is consist of okay, metal plates, basically brass का लेते हैं हम लोग बच्चों, metal plates, okay, with sides of length, sides के लेंथ कितने होंगे बच्चे यहाँ पे, with sides of length 40 centimeter and placed at a distance of 60 सेंटीमीटर। तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चे, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और दो प्लेट्स है ना हमने, उनका लेंथ का साइज कितना, 40 सेंटीमीटर है। ओके, इतना ठीक है बच्चे। ओके plates are connected by two thick wires, ये भी किसके बने होते हैं बच्चे, टू थिक वायर्स, जो कि एंड हो जाते हैं, एंडिंग ऑन, थिक क्यों लेते बताऊंगा आपको बाद में बच्चे। थिक इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ वोल्टेज बहुत हाई जनरेट होता है, मिलियंस वोल्ट में बच्चे, तो बेसिक बात है कि हमें थिक वायर यहाँ पे यूज करना पड़ता है ताकि रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाए। तो टू थिक वायर एंडिंग ऑन हाईली पॉलिश्ड ब्रास स्फेयर, हाईली पॉलिश्ड ब्रास स्फेयर, है ना। आप देख सकते हो बच्चे S1 S2 वहां पे जो है छोटे से यहाँ स्फेयर्स हैं ब्रास के, हाईली पॉलिश्ड ब्रास स्फेयर। ओके, S1 S2 जो है आपके बच्चे वहां पे, ओके, हाईली पॉलिश्ड ब्रास स्फेयर S1 एंड S2। इतनी कहानी समझ में आ गई बच्चे आपको, ठीक है। आगे क्या है बच्चों, these two thick wires further connected to secondary terminal of induction coil, सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ इंडक्शन कॉइल, इससे लगे होते हैं, है ना। दैट इज द, here is the primary part, here is the secondary part, okay, fine, you can say output part और input part, okay, fine। आगे क्या होता है बच्चे, ये तो कंस्ट्रक्शन वाली पार्ट हो गई। अब थोड़ी वर्किंग वाली पार्ट की बात कर लेते हैं। वर्किंग में क्या होता है यहाँ पे, तो ईच टाइम
every time, each time, okay. Current in the primary coil, current in the p coil with the primary coil, okay, is interrupted, is interrupted, मतलब उसका वेरिएशन लाओ उसके अंदर, a large potential difference, a large PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना, अक्रॉस S1 एंड S2, सेटअप अक्रॉस S1 एंड S2, इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है S1 S2 के बीच में। गेटिंग माय पॉइंट? फाइन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या होता है, एंड द मेटल प्लेट्स गेट चार्ज्ड, मेटल प्लेट्स क्या हो जाते हैं बच्चे यहां पे, तो चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, ओके, मेटल प्लेट्स गेट चार्ज, क्योंकि उससे कनेक्टेड है वो, तो चार्ज हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में, द हाई पोटेंशियल आयनाइजेस द एयर, हाई पोटेंशियल डिफरेंस आयनाइजेस द एयर, वो एयर को आयनाइज कर देता है, ओके। और ओब्वियस सी बात है आगे क्या होगा बच्चे, तो एंड मेक्स द गैप, मेक्स द गैप कंडक्टिंग, यहां पे डिस्चार्ज होता है बच्चे, जो एयर गैप था उसको उन्होंने आयनाइज कर दिया, यानी कि वहां पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा ना अब S1 S2 के बीच में, ओके, कंडक्टिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन यहां प्रोड्यूस होगा, है ना, द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस टू प्रोड्यूस, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस तो प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हुए थे बच्चे, वो क्या होंगे अब, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स आयंस टू प्रोड्यूस oscillate, oscillate back to the, oscillate back and forth, है ना, what is oscillation, to and fro motion, so back and forth, back and forth, okay, across the gap, across the gap S1 and S2, एंड ऑब्वियसली मेटल्स उसको और इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे, है ना, क्योंकि चार्ज हो चुके थे वो, उसको इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे, तो और ये उसका, इनका ऑसिलेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे एक कंडक्शन सेटअप हो गया है बिटवीन द टू स्फीयर्स S1 एंड S2, so that's why the charge will start oscillating between them। ठीक है, और इसी ऑसिलेशन से क्या मिलेगा बच्चे हमको, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगा, ये तो मैक्सवेल ने बताया था हमको, है ना। तो आगे क्या होगा देखो बच्चों, दिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, this result in EM waves production, EM waves production, this result in EM waves production, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब यहाँ पे क्योंकि अगर हम LC ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, LC ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, ओके, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट LC होता है। अच्छा, और हमें कैसे पता कि यहाँ पे EM वेव आ गया, तो जैसे ये EM वेव यहाँ पे आएगा ना बच्चे, तो EM वेव यहाँ से ट्रेवल करता हुआ कुछ इस तरीके से यहाँ तक पहुंच जाएगा, इनके बीच में भी स्पार्क देखने को मिलेगा बच्चे हमें, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा बच्चे, तो इन दैट केस यू कैन सी द ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट विदाउट एनी कंडक्टिंग मीडियम इज डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। की फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चे, 1/2 पाई अंडर रूट LC इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो वही देखते हैं रिसीवर क्या करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अबाउट रिसीवर एंड डिटेक्टर, जो बोल लो आप उसको, रिसीवर एंड डिटेक्टर, जो बोल लीजिए एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है, और मतलब एंड नहीं, यहाँ पे और आएगा, सॉरी, और डिटेक्टर, इसमें क्या होता है बच्चे, इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट क्लोज्ड, कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट क्लोज्ड, ध्यान देना बच्चे, ऑलमोस्ट क्लोज्ड है ना,
almost closed circular okay wire terminating at S1 dash and S2 dash। तो पूरा पूरा क्लोज नहीं है ना, हल्का सा गैप यहाँ भी रहेगा S1 S2 का बच्चे, जिसके बीच में क्या देखने को मिलेगा, हमें स्पार्क देखने को मिलेगा, है ना, जो हमने पहले देखा था। ओके S1 S2 डैश क्या है बच्चे, वहीं फिर से पॉलिश्ड ब्रास स्फेयर, ब्रास स्फेयर है हमारे, पॉलिश्ड वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। इतनी बात समझ में आ गई आपको बच्चे। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे इसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज EM waves reaching the gap of detector, reaching the gap of detector, reaching the gap of detector, okay, are associated, ठीक है, associated with a sufficiently strong electric field, with a sufficiently strong electric field, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्योंकि भाई मिलियंस वोल्ट के पोटेंशियल से चार्ज ऑसिलेट हो रहा था S1 S2 के बीच में, तो उससे प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वो वहां से कहां ट्रांसमिट हुआ बच्चे, S1 डैश S2 डैश के बीच ट्रांसमिट हो गया था, है ना। तो EM wave reaching the gap of detector are associated with sufficiently strong electric field, okay, which set up a high potential difference, which set up a high potential difference across S1 डैश एंड S2 डैश, इनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हाई पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप हो जाता है बच्चे, ठीक है। दिस कॉज टाइनी स्पार्क, दिस कॉज टाइनी स्पार्क्स जंपिंग, है ना, स्पार्क बनेगा वहां पे क्योंकि एयर आयनाइज हो जाएगा बच्चे हाई पोटेंशियल से, जंपिंग अक्रॉस द गैप, अक्रॉस द गैप, ओके, जिससे प्रूव होता है कि भैया हाँ EM वेव तो एग्जिस्ट करता है। तो इतनी बड़ी एक्सपेरिमेंट हमने देखी बच्चे यहाँ पे, तो समराइज करते हैं उसने क्या किया था, फिर से एक बार समराइज करते हैं हर्ज ने क्या किया था। तो हर्ज ने कहा देखो भैया ये आपका सेटअप है, इंडक्शन कॉइल से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करो, हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस करो बच्चे, मैग्नीफाई करो उसको, वो पोटेंशियल यहाँ भेजो, इतना हाई पोटेंशियल है कि यहाँ का एयर भी क्या हो गया, आयनाइज हो गया, इनके बीच का एयर, और हमारे मेटल भी क्या हो गए, चार्ज हो गए, मेटल के चार्ज होने से यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, भर भर के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बच्चे। तो यहाँ पे क्योंकि हाई पोटेंशियल है तो इसके बीच में, इस S1 S2 के बीच में चार्ज हमारा ऑसिलेट करता है, और चार्ज के ऑसिलेट करने से क्या आता है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है। अब वो वेव यहाँ से कहाँ जाएगा, तो ट्रांसमिट होकर यहाँ पहुंचेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक EM वेव यहाँ पहुंचा है, इसके पास में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ के एयर को भी क्या कर देगा बच्चे, आयनाइज कर देगा, और यहाँ भी हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चे, एक करंट देखने को मिल जाएगा इस लूप के अंदर, एंड which verify the existence of electromagnetic wave, and this is the Hertz experiment we discussed, okay fine। अब यहाँ पे हर्ज ने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, वो भी देख लेते हैं बच्चे। तो हर्ज डेमोन्स्ट्रेटेड सम प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव एज फॉलोज, वो देख लेते क्या था बच्चे। तो हर्ज ने क्या क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करी थी वो जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी बच्चे, प्रॉपर्टी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हर्ज, प्रॉपर्टी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हर्ज, क्या क्या कहा था उसने बच्चे, ऑफ EM वेव, ऑब्वियसली पहला पॉइंट तो ये था, इट कैन बी पोलराइज्ड,
इट कैन बी पोलराइज्ड। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, पोलराइज का मतलब क्या होता है, तो इसको हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज सकते हैं। जनरली ईएम वेव जो जनरेट होता है बच्चे, वो आपका सभी दिशा में जा रहा होता है, ठीक है। तो पोलराइज होने का यह मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चे वो हर दिशा में रेडिएट होता है, उसको हम एक सिंगल प्लेन में भेजे, सिंगल प्लेन में भेजे, है ना, इन नॉट इन एवरी डायरेक्शन, इन सिंगल प्लेन। ओके, तो इसको हम पोलराइज कर सकते हैं, और सिर्फ सिर्फ ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज कर सकते हैं। और इसको पोलराइज हम इसलिए कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मोशन ऑफ वेव। ओके, और सेकेंड पॉइंट से बहुत ही इंटरेस्टिंग बताई थी बच्चे, उसने क्या कहा था बच्चों, सेकेंड पॉइंट में उसने ये कहा था कि उसने क्या किया, इसने ईएम वेव को एक जिंक प्लेट में फॉल करवाया। ओके, allowed EM wave to fall on जिंक प्लेट। तो जिंक प्लेट में से गिरा दिया ईएम वेव को। अब वहां से ईएम वेव क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा, कॉमन सेंस वाले, रिफ्लेक्ट बैक होगा बच्चे, यानी यहां से क्या होगा आपका, द रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज, है ना, आप जो रिफ्लेक्ट वेव है उसको सुपर इम्पोज करवा दिया पहले वाले वेव से, सुपर इम्पोज ऑन द इंसिडेंट वेव। तो रिफ्लेक्टेड वेव को इंसिडेंट वेव पे क्या करा दिया बच्चे, सुपर इम्पोज करवा दिया गया। उससे क्या हुआ, ओके ओके, उससे क्या हुआ, वैसी बात है, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो गया बच्चे, याद होगा क्लास 11 में पढ़ा था आपने स्टैंडिंग वेव के बारे में। तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हुआ, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो गया। इससे उसने क्या फाइंड कर लिया बच्चे, उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उसने फाइंड कर लिया। तो इससे उसने क्या फाइंड कर लिया बच्चे, उसका बताइए, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ by measuring distance between the nodes, by measuring distance between the nodes। नोड्स मतलब जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है और दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है। सिमिलरली दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 ही होता है, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स। फ्रीक्वेंसी तो हमने पहले ही निकाल लिया था बच्चे, याद करिए एलसी ऑसिलेशन के फॉर्मूले से, एलसी ऑसिलेशन के फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी हमने पहले ही निकाल लिया था, और वेवलेंथ हमने यहाँ पे निकाल लिया बाय मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। तो इससे हम क्या स्पीड फाइंड कर सकते हैं बच्चे, फ्रीक्वेंसी कितना है, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, और वेवलेंथ कितना हमने इसमें अभी फाइंड कर लिया होगा यूजिंग डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स। तो वेलोसिटी कितना होगा बच्चे, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जब इसको कैलकुलेट किया गया बच्चे, तो ये आया आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। यानी सभी ईएम वेव की स्पीड कितनी होती है, 3×10⁸ होती है बच्चे, किसमें, तो ऑब्वियसली फ्री स्पेस में या एयर में इतनी स्पीड होती है बच्चों उनकी, फ्री स्पेस या एयर में। मीडियम चेंज होने पे स्पीड भी चेंज होता है, क्योंकि ऑसिलेशन में फर्क पड़ता है बच्चे। ये उसका सेकंड पॉइंट था, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। he also demonstrated he also demonstrated okay, their property of reflection, refraction and total internal reflection। तो इससे हमने उसका क्या प्रूफ किया बच्चे, EM wave has a wave nature, a wave nature। ओके, इंटरफेरेंस भी प्रूफ किया गया। तो इंटरफेरेंस का मतलब ये कि है कि क्या प्रूफ किया हमने, उसका वेव नेचर प्रूफ कर दिया, क्योंकि पार्टिकल नेचर से तो हम ये चीज प्रूफ नहीं कर सकते थे बच्चे। इंटरफेरेंस कैन नॉट बी प्रूव्ड यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट उसने क्या बताया बच्चों, दैट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहां पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं
perpendicular to the direction of motion of wave, and that is what बच्चे that will give you the transverse nature of wave. Transverse nature of wave. ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। ये ट्रांसवर्स है मतलब कि यहाँ पे अगर वेव इधर प्रोपागेट कर रहा है बच्चे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर कर रहा होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ऑसिलेशन यहाँ पे प्रोपेगेशन ऑफ वेव के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये सारे पॉइंट किसने बताया? हर्ट्ज ने बताए बच्चे ईएम वेव के बारे में, इतने पॉइंट इसने बताए। ठीक है।